कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिखा। सीरीज आप सुन रहे हैं रहस्य रोमांच। रहस्य रोमांच की वो सत्य कहानियां जिन्हें लिखा है लेखक प्रवीण विज जी ने। प्रवीण विज एक बैंक रिटायरी और एक अच्छे लेखक हैं जिन्होंने अब तक कई किताबें लिखी है। रहस्य रोमांच की सत्य कहानियों का भाग चौथा लिए मैं हाजिर हूं। बुजुर्ग महिला की भविष्यवाणी। जीवन के सफर में समय समय पर अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती है। उन्हीं में कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें चाहते हुए भी मनुष्य भूल नहीं पाता। रुपया पैसा यदि कहीं खर्च हो जाए तो व्यक्ति को उसका दुख नहीं होता, लेकिन अपनी कोई प्रिय वस्तु खो जाए तो उसका बहुत दुख होता है और भूलना भी मुश्किल होता है। वर्षों पहले सोने की एक चेन खो गई थी। उन्हीं दिनों मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में सारा परिवार व्यस्त था और चेन वाली घटना लगभग धूमिल हो चली थी। फिर भी कभी कभी मन में एक गहरी टीस उठती थी कि आखिर सोने की चेन वाली वो डिब्बी चली कहाँ गई। मेरे मित्र और मेरे बहुत से परिचित इस घटना के बारे में जानते थे। मेरे बैंक में एक चपड़ासी कार्यरत था जो हरियाणा के जींद जिले का रहने वाला था। वह मेरी सोने की चेन वाली डिब्बी खोने की घटना के बारे में जानता था। एक दिन उसने कहा कि उसके गांव से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर अलेवा खांडा नाम का गांव है। उसमें 2 महिलाएं रहती हैं जो कि भूतकाल की सारी बातें बता देती हैं। वे ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति के आधार पर उनको समस्या का आभास हो जाता है और वे उसका निराकरण भी करती है। चपड़ासी ने यह भी बतलाया कि उनमें एक महिला की आयु 30 से 32 साल के आसपास है, जो पूछताछ के लिए 500 रुपया भी लेती है, और दूसरी महिला की आयु लगभग 70 वर्ष है। ये बुजुर्ग महिला पूछताछ के लिए मुंह से कुछ नहीं मांगती। हाँ, ये बात अलग है कि श्रद्धा से व्यक्ति जो भी दे देता था वह स्वीकार कर लेती थी। गांव के लोगों का बुजुर्ग महिला पर काफी विश्वास है। इस जानकारी ने मेरी सोई हुई जिज्ञासा को एक बार फिर से जगा दिया। आखिर अवसर निकालकर एक दिन अपनी मोटरसाइकिल पर घर से लगभग 65 किलोमीटर दूर में उस गांव में बुजुर्ग महिला का घर तलाश करते करते पहुंच गया। मन में आया कि शायद जिंदगी के इस रहस्य से पर्दा उठने वाला था। दालान में 2 चारपाइयां पड़ी हुई थी। बैठने के लिए बांस का एक मूड़ा भी था। साथ ही एक बड़ा सा हॉल था जहां पर गायें और भैंसें बंधी हुई थी। घर काफी बड़ा दिखाई देता था। जब मैं उनके घर पहुंचा तो एक नौजवान औरत, जो शायद उनकी बहू थी, ने मुझे बताया कि माँ जी किसी कार्य में व्यस्त है, अभी 5 मिनट में आ रही है। उसने मुझे एक चारपाई पर बैठने का इशारा किया। मैं चारपाई पर बैठकर उस बुजुर्ग महिला का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वहां एक बुजुर्ग महिला ने हॉल में प्रवेश किया। वह महिला बहुत ही साधारण सी महिला प्रतीत होती थी। वह गांव की स्थानीय वेशभूषा पहने थी। शायद मेरी दादी की उम्र की थी। उनकी गोद में शायद उनका पोता भी था। उसके एक हाथ में मेरे लिए पानी का जग और एक गिलास था। उन्होंने मुझे देखकर पोते को चारपाई पर बिठाया, पानी का जग और गिलास पास पड़े स्टूल पर रखा। मैंने उन्हें नमस्कार किया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उस बुजुर्ग महिला ने चुप्पी तोड़ी और कहा, बेटा, दूर शहर भिवानी से मोटरसाइकिल चलाकर आए हो? मैंने थोड़ा सा सिर हिला दिया। फिर उसने कहा, तुम्हारा कुछ किराए के मकान में खो भी गया था ना? मैंने फिर से अपने सिर को हिला दिया। वह बुजुर्ग महिला कुछ सोचती रही। वह फिर कुछ सोचने लगी और थोड़ी देर बाद बोली, बच्चे, तुमने यहाँ आने में काफी देर कर दी। तुम्हें वह अब चीज नहीं मिलने वाली। उसके तो जैसे पहिए लग गए। वह चीज बाजार में बिक चुकी है। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा एकदम उतर गया। इस पर बुजुर्ग महिला ने कहा, चलो एक खुशी की खबर सुना दूं। किराए के मकान में तकलीफ तो होती होगी। तुम आजकल किराए का मकान छोड़कर अपना मकान बनाने के बारे में सोच रहे हो, और मकान बनाने में बड़ी रुकावटें भी आ रही हैं। अगर मैं तुम्हारी सारी रुकावटें दूर कर दूं और बच्चे के साथ गृह प्रवेश करवा दूं, तो क्या तुम मुझे लड्डू खिलाने के लिए दोबारा आओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा। महिला की इन बातों से मेरा तनाव कुछ कम हो गया। मैंने बुजुर्ग महिला को नमस्कार किया और इसके बाद मैं चुपचाप अपने घर वापस आ गया। यहाँ पर मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि वास्तव में सस्ते के चक्कर में मैंने एक ऐसी जमीन खरीद ली थी, जो जमीन कहने को तो शहर में थी, लेकिन उसकी हदबंदी गांव की थी
और असल में गांव के लाल डोरे के बीच में पड़ती थी। मकान बनाने के लिए बैंक से ऋण लेना जरूरी था, जिसके लिए उसका नक्शा म्युनिसिपल कमेटी से पास होना अति जरूरी था, जिसे मैंने एक आर्किटेक्ट से बनवाकर म्युनिसिपल कमेटी में जमा करवा दिया। लेकिन बिल्डिंग इंस्पेक्टर रिश्वत के तौर पर 2000 रुपए मांग रहा था। वर्ष 1985 में मेरी तनख्वाह केवल 5300 थी। मैंने 20,000 का प्लाट भी दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार मांग कर खरीदा था। मेरे पास पैसे थे ही नहीं, रिश्वत के पैसे कहां से देता। मैंने गांव के सरपंच से नक्शा पास करवाया और मकान ऋण की फाइल तैयार करके अपने बैंक में जमा करवा दी। मेरी फाइल मैनेजर साहब की नजर में गलत थी, इसलिए उन्होंने ऋण की फाइल को स्वीकृति के लिए मंडल कार्यालय में भेजने से इनकार कर दिया। इस घटनाक्रम से मैं बहुत परेशान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं, काम कैसे चलेगा। पर जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, अगले ही दिन से चमत्कार होने शुरू हो गए। मकान का नक्शा पास करने के लिए बिल्डिंग इंस्पेक्टर को रिश्वत देने को मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था। मैंने उसकी शिकायत मुख्यमंत्री महोदय को कर दी। इस मामले की जांच जिलाधीश महोदय ने स्वयं की। उसके ऊपर लगे रिश्वत के आरोप सत्य पाए गए। बिल्डिंग इंस्पेक्टर को नौकरी छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के 2 दिन बाद मेरे बैंक की शाखा में मेरे यूनियन के पदाधिकारी आए। मैंने उन्हें मकान ऋण के लिए आ रही अड़चनों की सारी बात बताई। उन्होंने मैनेजर पर दबाव डालकर फाइल को मंडल कार्यालय में भेजने के लिए दबाव डाला, तो पंचायत वाले नक्शे के आधार पर ही मकान बनाने के लिए ऋण भी पास हो गया। मकान बनना शुरू भी हो गया। पैसों की कमी कभी नहीं हुई और 3 महीने के अंदर एक मकान तो क्या, एक शानदार कोठी खड़ी हो गई। नई कोठी के अंदर नवजात बेटे के साथ गृह प्रवेश हुआ। मेरी मुख्य मन्नत पूरी हो गई थी। उसके बाद मैंने मिठाई खरीदी और धन्यवाद देने के लिए विशेष रूप से उस बुजुर्ग महिला के गांव गया। मैं ये जानकर हैरान था कि 65 किलोमीटर दूर बैठी बुजुर्ग महिला ने मेरी बड़ी बड़ी अड़चनों के विषय में विस्तार से कैसे बता दिया और निराकरण भी किया। पता नहीं उसे ये सब कैसे पता चला, जबकि मैं तो उन्हें कभी पहले मिला भी नहीं। आज भी उस घटना को याद करके मैं सिहर उठता हूं और रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। तो दोस्तों, ये था इस किताब का चौथा भाग। आपको ये कहानियां कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं हर रोज एक नई कहानी के साथ आपसे रूबरू होती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।